प्रिय विद्यार्थियों, मैं फिजिक्स लेक्चरर वीरेश वर्मा सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की इस लॉकडाउन की समय में चल रही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 11 से रिलेटेड, फर्स्ट से रिलेटेड एक चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इलास्टिसिटी, ठोसों का यांत्रिक गुण प्रत्यास्थता के बारे में डिस्कस करूंगा। जो विद्यार्थी हाई स्कूल पास का एग्ज़ाम दिए हैं, हाई स्कूल एग्ज़ाम दिए हैं, या जो विद्यार्थी कक्षा 11 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, इन सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप इसको मन से जुड़ करके और बहुत सरल भाषा में समझिए और लाभ उठाइए। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रत्यास्थता है क्या। लेकिन प्रत्यास्थता को पढ़ने से पहले एक बल के बारे में आपको हम बताएंगे। वो बल है विरूपक बल। विरूपक बल, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ये फोर्स है क्या? इस बल को बताने के लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल लूँगा। पहला एग्जाम्पल ये है, जैसे एक रबड़ की एक स्ट्रिप ले लीजिए। रबड़ की आपने एक स्ट्रिप ले ली और इसको बेंड कर दिया इस प्रकार से, बेंड कर दिया। जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो रबड़ की स्ट्रिप इस प्रकार से बेंड हो जाएगी। ये मुड़ गई, ये बेंड हो गई, और जब आप छोड़ेंगे तो पुनः वही रूप ले लिया इसने। तो ये एक ऐसा फोर्स है जिसको लगाने से इस रबड़ की पत्ती का, स्ट्रिप का जो रूप है वो चेंज हो गया। इसका रूप चेंज हो गया, इसका शेप जो है वो चेंज हो गया। इस प्रकार इस पर जो बल लगाया गया है, इस बल का नाम है विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स। इसके अलावा एक और उदाहरण आपको देते हैं। एक रबड़ की गेंद ले लीजिए और दूसरा उदाहरण आपको हम दे रहे हैं। हमने एक रबड़ की गेंद ले ली और रबड़ की गेंद को जब हम दबाएंगे तो इसका शेप इस प्रकार से अंडाकार टाइप में हो जाएगा। अब इसमें आपने क्या देखा कि इसका रूप भी चेंज हो गया और इसका आकार भी चेंज हो गया। ये बल भी विरूपक बल है। तो यहाँ पर अगर हम विरूपक बल के बारे में समझें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। विरूपक बल क्या समझ में आ गया होगा कि वो बल जिसको किसी वस्तु पर लगाने से, वो बल जिसे किसी वस्तु पर लगाने से उसका रूप बदल जाए, आकार बदल जाए, या रूप और आकार दोनों बदल जाएं, ऐसे बल को हम विरूपक बल या डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो ये आपका हुआ विरूपक बल क्या है। फिर से देखें, क्या ये बल कौन सा बल है? विरूपक बल वो बल होता है जिसको किसी वस्तु पर लगाने से उस वस्तु का आकार बदल जाता है, साइज बदल जाता है, शेप बदल जाता है, या शेप और साइज दोनों बदल जाते हैं। ऐसे बल को कहते हैं विरूपक बल। अब प्रत्यास्थता क्या है?
ये एक दृढ़ आधार है। इससे हमने एक रबड़ की डोरी को लटका दिया। अगर यदि हम इस रबड़ की डोरी के निचले सिरे पर बल लगा करके इसको खींचें तो इसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी, और जब इसको हम छोड़ देंगे तो ये उसी अवस्था में पुनः पहुंच जाएगी। तो ऐसी जितनी भी वस्तुएं होती हैं, तो यहाँ पर एक बात यह है, जो हमने बल लगाया है ये विरूपक बल हुआ, क्योंकि इस बल को लगाने से इसका जो रूप है वो चेंज हो गया। तो ये बल हुआ विरूपक बल, और हमने इसको हटा लिया तो ये जो इस रबड़ की डोरी है ये पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ गई। ऐसी इस प्रकार की जितनी भी वस्तुएं होती हैं कि जिन पर विरूपक बल लगाने से, यानी वो बल लगाया जाए जिसको लगाने से उसका आकार बदल जाए, रूप बदल जाए, या आकार और रूप दोनों बदल जाए, शेप बदल जाए, साइज बदल जाए, या शेप और साइज दोनों चेंज हो जाएं। ऐसा बल लगाने से उसका बदल जाए और उस बल को हटा लेने से वो पुनः पूर्वावस्था में पहुंच जाए, ऐसी वस्तुओं कहते हैं प्रत्यास्थ वस्तु, इलास्टिक थिंग्स कहते हैं। और इन प्रत्यास्थ वस्तु में जो गुण पाया जाता है इसका नाम है प्रत्यास्थता। तो यहाँ पर अगर हम प्रत्यास्थता की डिफिनेशन देखें, परिभाषा देखें, तो क्या बताई जाएगी कि यदि किसी वस्तु पर विरूपक बल को लगाने से वस्तु का आकार बदल जाए, रूप बदल जाए, या आकार और रूप दोनों बदल जाएं, और इस बल को हटा लेने से वो बस पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाए, तो इस प्रकार की वस्तुओं को, इस प्रकार की वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। और इनमें ये जो गुण पाया जाता है इसका नाम है प्रत्यास्थता। इस प्रकार से, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया, रबर की डोरी को खींचते हैं तो बढ़ जाती है बल लगाने से, बल हटाते हैं पुनः पहुंच जाती है। रबड़ की गेंद को दबाते हैं, पिचक जाती है, छोड़ते पुनः वही पहुंच जाती है। तो इस पे जो हमने बल लगाया ये विरूपक बल हुआ, और इनमें जो बल हटा लेने पर पूर्वावस्था में आने का गुण जो पाया गया ये है प्रत्यास्थता। अगला टॉपिक आता है प्रत्यास्थता की सीमा क्या है। इसे कहते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता की सीमा को कहते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ये है क्या? इसका एक हम पहले आपको उदाहरण देंगे। एक हमने ये दृढ़ आधार है, इससे हमने एक स्प्रिंग को बांध दिया, और मान लिया इस स्प्रिंग की जो लंबाई है वो L है। जब हम इसके निचले सिरे से किसी वेट को सस्पेंड करेंगे, किसी भार को लटकाएंगे, तो ये स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाएगी, और जब भार हटा लेंगे तो पुनः पूर्वावस्था में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर हम भार बढ़ाना बंद ना करें, भार लगातार बढ़ाते जाएं, तो वृद्धि लगातार होती जाएगी, और भार हटाते जाएंगे वो पुनः पूर्वावस्था में पहुंचती जाएगी। लेकिन इस भार के
बढ़ने की भी एक सीमा है। भार बढ़ाते रहने पर एक वो कंडीशन आ जाएगी कि जिसके बाद अगर आपने भार जरा भी बढ़ाया तो स्प्रिंग बढ़ तो जाएगी, लेकिन भार को हटा लेने पर पुनः अपनी पूर्वावस्था में नहीं जाएगी। जैसे मान लीजिए 50 ग्राम तक आपने भार लगाया, 10 ग्राम लगाया, स्प्रिंग लंबाई बढ़ गई, हटाया वहीं पहुंच गई। 30 ग्राम लटकाया, लंबाई बढ़ गई, हटाया वहीं पहुंच गई। 50 ग्राम लटकाया, लंबाई बढ़ गई, वहाँ पहुंच गई। लेकिन जो हमने 60 ग्राम किया तो 60 ग्राम भार लटकाया हमने तो लंबाई तो बढ़ गई, लेकिन जब हमने 60 ग्राम को हटाया तो स्प्रिंग पुनः उसी पूर्वावस्था में नहीं पहुंची। अर्थात इसमें सदैव के लिए कुछ स्थायी वृद्धि हो गई, परमानेंट इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर इससे पहले 50 ग्राम था, वहाँ तक उसमें स्प्रिंग में पूर्व अवस्था में आने की कंडीशन जो है मेंटेन रहती है, बनी रहती है। ये 50 ग्राम के बाद ये कंडीशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो 50 ग्राम तक जो वेट था वो था प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर था। इसमें इस 50 ग्राम लटकाने तक वस्तु में पूर्व अवस्था में आने की जो कंडीशन थी वो बनी रही। 50 के बाद कंडीशन नहीं बनी, इसे कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो प्रत्यास्थता सीमा क्या है, क्या डिफाइन करेंगे? किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल की उस सीमा को, किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल की उस अधिकतम सीमा को, या किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल के उस अधिकतम मान को, जहां तक वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, जहां तक वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, अर्थात बल लगाने से वृद्धि हो जाती है और बल हटाने से वो वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है। इसे कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो ये हुई प्रत्यास्थता की सीमा। एक बार फिर इसको देखें। प्रत्यास्थता की सीमा क्या है? किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल का वह अधिकतम मान, जो बल लग रहा है विरूपक बल है, किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, उसे प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। इस प्रकार से प्रत्यास्थता की सीमा हो गई। अब आपका अगला टॉपिक आता है, हेडिंग है प्रतिबल क्या है। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस, प्रतिबल। ये हमने एक धड़ आधार लिया, हमने इससे एक धातु की जो पत्ती है इसको लटका दिया। अब अगर हम इसके निचले सिरे से एक कोई भार लटकाएंगे तो इसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी, लेकिन लंबाई बढ़ने के साथ साथ इस पर ऊपर की ओर एक बल लगने लगेगा जो इस वस्तु की लंबाई में होने वाली वृद्धि का विरोध करेगा, और यह समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा। और जब ये बल बढ़ते बढ़ते
जब इस पर ऊपर की ओर लगने वाला बल बढ़ते बढ़ते लड़काए गए भार के बराबर हो जाएगा तो इस धातु की पत्ती में वृद्धि रुक जाएगी, अर्थात इस धातु की पत्ती का बढ़ना बंद हो जाएगा। इसे कहते हैं साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट। इस धातु की पत्ती के निचले सिरे से भार को लटकाने पर जो ऊपर की ओर बल लग रहा है, इसका नाम है आंतरिक प्रतिक्रिया बल। या इसको हम प्रत्यानयन बल भी कहते हैं। इसको दो नाम से लिखते हैं, आंतरिक प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं, प्रत्यानयन बल भी कहते हैं। इसको हमने आंतरिक प्रतिक्रिया बल क्यों कहा, इसका थोड़ा हम मैकेनिज्म समझेंगे। हम सभी जानते हैं कि ठोस का जो निर्माण है वो अणुओं से होता है। जब हम इस ठोस पर कोई बल नहीं लगाते हैं तो इस अवस्था में एक अणु दूसरे अणु पर एक आकर्षण बल लगाता है और इस बल के लगाता है और इस बल का नाम है अंतर आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। यह बल इस अवस्था में अधिकतम होता है। लेकिन जब हम इसको बल लगा करके खींच देते हैं तो इन अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। दूरी बढ़ जाने से अंतर आणविक बल का मान जो है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इस बल को मेंटेन करने के लिए, इस बल को बनाए रखने के लिए इन अणुओं के बीच ऊपर की ओर एक बल लगने लगता है जो अणुओं के बीच की दूरी में होने वाली वृद्धि का विरोध करता है, अपोज करता है। चूंकि यह बल अंदर लग रहा है इसलिए हुआ आंतरिक, और हमारे द्वारा लगाए गए बल का विरोध कर रहा है इसलिए हुआ प्रतिक्रिया, रिएक्शन फोर्स हुआ। इसलिए इस बल को कहते हैं आंतरिक प्रतिक्रिया बल। तो आंतरिक प्रतिक्रिया बल क्या है, क्लियर हो गया होगा कि किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाने से इन अणुओं के मध्य एक बल लगने लगता है जो अणुओं के बीच की दूरी में होने वाली वृद्धि का विरोध करता है। ऐसे बल को कहते हैं आंतरिक प्रतिक्रिया बल। और ये बल ऐसा बल है जो अणुओं को पुनः ये ऐसा बल है जो अणुओं को पुनः उनकी पूर्व अवस्था में लाने की कोशिश करता है, पूर्व अवस्था में लाने की ट्राई करता है। इसलिए इसे कहते हैं प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स। नहीं, वो बल जो उसको पुनः उसकी पूर्व अवस्था में लाने की कोशिश करे। तो प्रत्यानयन बल की अगर हम डिफिनेशन देखें, रीस्टोरिंग फोर्स की देखें, तो प्रत्यानयन बल वो बल होता है जो विस्थापित की गई वस्तु को पुनः उसकी पूर्व अवस्था में लाने की कोशिश करे। इसलिए इस धातु की पत्ती पर भार लगाने से जब लंबाई बढ़ती है तो वृद्धि के विरोध में ऊपर की ओर जो बल लगा, इसको हमने आंतरिक प्रतिक्रिया बल भी कह सकते हैं, इसको हम प्रत्यानयन बल भी कह सकते हैं। अब ये जो बल लग रहा है, ये जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल लग रहा है या जो प्रत्यानयन बल लग रहा है, ये बल इस तार के धातु की पत्ती के पूरे क्षेत्रफल पर लग रहा है। अगर इस आंतरिक प्रतिक्रिया बल को
जो इस क्षेत्रफल पर जो बल लग रहा है, इस क्षेत्रफल से भाग कर दें, डिवाइड कर दें, तो इसका नाम है प्रतिबल, स्ट्रेस। अब इस फार्मूले से आप प्रतिबल की जो डिफिनीशन है, जो परिभाषा है, बहुत आसान लैंग्वेज में, सरल भाषा में बता सकते हैं। क्या डिफाइन करेंगे इसको? साम्यावस्था में, साम्यावस्था का मतलब समझ में आ गया होगा कि भार लटकने से वृद्धि जो होनी थी हो गई, फिर वृद्धि नहीं होनी है। तो साम्यावस्था में किसी वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, जो सूत्र में नीचे है इसको एकांक कहेंगे, साम्यावस्था में किसी वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रक्रिया बल को या प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। परिभाषा फिर से देखें, प्रतिबल क्या है? साम्यावस्था में किसी वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। इसका मात्रक अगर यमकेश पद्धति में देखा जाए तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से प्रतिबल का मात्रक हुआ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। और अगर सीजीएस पद्धति में देखें तो सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति का मतलब हुआ कि जब द्रव्यमान ग्राम में लिया जाए, दूरी सेंटीमीटर में ली जाए, समय सेकंड में लिया जाए और बल लिया जाए डाइन में, यह सीजीएस होता है। और यमकेश का मतलब होता है कि जब बल लिया जाए न्यूटन में, दूरी ली जाए मीटर में, समय लिया जाए सेकंड में, तो ये एमकेएस होता है। तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन की जगह पे डाइन हो जाएगा और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रतिबल का यमकेश पद्धति में जो मात्रक हुआ वो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर हुआ और सीजीएस पद्धति में जो मात्रक हुआ वो डाइन बटे सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। अब इसकी बीमा कर देखें तो बल का मात्रक न्यूटन, इसको तोड़ देंगे, यह बराबर यम में, और ये जो है ए हो गया। यहाँ पर यम द्रव्यमान है, इसका मात्रक किलोग्राम होता है और किलोग्राम का सिंबल यम होता है। बीमा में द्रव्यमान के सिंबल को यम से लिखा जाता है और ये यहाँ पर एक्सीलरेशन है, त्वरण है, इसका मात्रक मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होता है और मीटर का सिंबल बीमा में एल होता है और सेकंड का होता है टी, तो नीचे टी स्क्वायर होएगा और बटे ए का हो जाएगा, एरिया है मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर। इस प्रकार से द्रव्यमान को एम से लिख दिया गया और त्वरण का मतलब मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का एल, सेकंड का टी स्क्वायर हो गया, तो एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, इसका सिंबल एल स्क्वायर हो गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यम एल टी माइनस 2 बटे अपान एल स्क्वायर, यम यल 1 माइनस 2 टी माइनस 2 इक्वल यम यल माइनस 1 टी माइनस 2। इस प्रकार से
ये इसका बीमीय सूत्र हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो ये प्रतिबल क्या है, किसी वस्तु के साम्यावस्था में किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को या प्रत्यन बल को हम प्रतिबल कहते हैं। यम के इस पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डायन बटे सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसकी बीमा यम L-1 T-2 होती है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए इसके आगे का भाग जो है हम कल डिस्कस करेंगे।